आज जो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो प्रोडक्ट हैं। क्योंकि वो दोनों लगभग लगभग साइमल्टेनियसली साथ लिए जा सकते थे, तो मैंने सेलेक्ट किया कि इन दोनों को बंडल करके हम साथ में ले लेंगे। दोनों का बेसिक्स सेम नहीं है, दोनों का बेसिक्स थोड़ा अलग अलग है, लेकिन आयुर्वेद के लिहाज से दोनों का बेसिक कहीं ना कहीं मैच हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि एक दूसरे को हेल्पिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो इस कारण से भी मैंने कोशिश किया कि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को साथ में रखूं। तो इसलिए मैंने इन प्रोडक्ट्स को चुना है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ लाने के लिए चुना है। सबसे पहले आज के टॉपिक में मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा। दो तीन बातों में क्या होगा, एक तो मैं बात करूँगा गुड बिजनेस की, नॉट बिजनेस टॉक, बहुत से लोग घबराए नहीं, गुड बिजनेस की टॉक। दूसरी बात क्या रहेगा कि हाउ टू रिलीव दोज पीपल हु आर इन पेन। थर्ड चीज अपना प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले वही जो डेली हम बोलते हैं कि डेली फ्यू बेसिक्स हैं। हर प्रोडक्ट की ना एक कहानी होती है, हर प्रोडक्ट का एक बेसिक रहता है, जिस बेसिक की वजह से ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो पाता है। और 99.99% लोग एक ही गलती करते हैं कि वो जो है प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा सिंपल होता है, अगर आपको उस प्रोडक्ट के बिहाइंड स्टोरी मालूम हो, अगर आपको उसके प्रोडक्ट के उत्थान का रीजन मालूम हो या उससे जुड़े फैक्ट्स मालूम हो, तो हो सकता है टेक्निकल बहुत ज्यादा भी याद ना रख पाए, लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मालूम है तो ऐसी किसी सिचुएशन को हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं एंड टाइम आने पे हम उसको किसी को बता पाने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो दो तीन चीजों की बात करनी है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेन्स की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। इस चीज के बारे में बड़े लंबे टाइम से फोकस था। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कि सॉल्यूशन इस टाइम पे लगभग लगभग हिंदुस्तान के 25 से 30% घर देखते हैं, कम से कम है यह आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं। 50% घर, अगर मैं बोलूं तो 50% घर की भी पॉसिबिलिटीज है। रीजन बीइंग क्या है, आज से 3 साल पहले 2017 का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, 2016 एंड का है वैसे तो डेटा, आप 2017 की शुरुआत मान के चलिए। 2017 का मैं डेटा दे रहा हूं, जिस डेटा के अंदर उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 18 करोड़ और 60 लाख ऑर्थो पेशेंट्स थे जो इंडिया के अंदर मौजूद थे, जो रजिस्टर्ड थे, जिनका कि हॉस्पिटल्स वाले डेटा दे सकते थे कि जी 18 करोड़ 60 लाख लोगों को जोड़ों की शिकायत है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से रजिस्टर हुए हैं। अगर मैं 4 व्यक्तियों का या 3 व्यक्तियों का भी एक परिवार मान लूं, तो यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 54 करोड़, अर्थराइटिस जो है जोड़ों का दर्द जो है वो इस टाइम पे 54 करोड़ परिवारों तक फैला हुआ है। यानी 54 करोड़ घर होंगे, अगर एक एक होगा तो 18 करोड़ होते हैं। किसी के घर में 2 भी होंगे, किसी के 3 भी होंगे। तो एवरेज इसलिए मैंने किया कि हिंदुस्तान में अगर 130 करोड़ लोग हैं और हम 3 से उनको डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ परिवार आएंगे। 40 करोड़ परिवारों में से लगभग लगभग 18 करोड़ लोगों को मैंने बताया कि 2017 की शुरुआत या 2016 के एंड का डेटा है कि 18 करोड़ 60 लाख लोगों को उस टाइम पे ऑर्थोपेन का प्रॉब्लम था, जॉइंट्स का प्रॉब्लम था। अगर हम सिवियरिटी जोड़ दें इसके अंदर बैक पेन की, स्पाइनल इश्यूज की, सर्वाइकल इश्यूज की, बोन रिलेटेड इश्यूज जोड़ दें, तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी कोई घर नहीं होगा जो इस प्रॉब्लम से बचा हो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको समझना जरूरी है। तो अगर इसको देखें तो गुड बिजनेस के लिहाज से देखें, बिजनेस के लिहाज से पहले मैं देखता हूं तो बिजनेस के लिहाज से भी ये एरिया एक बहुत फर्टाइल एरिया है। इट्स अ ग्रोइंग एरिया एंड अ वेरी फर्टाइल एरिया। अच्छी बात यह है इस प्रॉब्लम के साथ कि हम लोगों के केस में कि आयुर्वेदा कुछ ऐसी बीमारियों का रूट लेवल पे काम करके उन्हें क्योर करता है, जिनको भी क्योर करता है ग्रास रूट लेवल से क्योर कर देता है। और अगर रूट से क्योर हो जाएगा तो वाकई में गुड बिजनेस है। कई लोग बोलते हैं कि यार
बीमारी को ना इन्होंने बिजनेस बोल दिया, इनकी सोच बड़ी खराब है, इनका इरादा बड़ा खराब है। हम बीमारी को बिजनेस नहीं बोल रहे हैं, बीमारी के समाधान को बिजनेस बोल रहे हैं। और किसी ना किसी को तो समाधान देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई सामने आएगा, तो दैट पर्सन विल गिव सॉल्यूशन। तो द पीपल हु गिव सॉल्यूशंस टू द पीपल प्रॉब्लम आर पीपल वेयर आई से कि दे आर डूइंग गुड बिजनेस। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बैड बिजनेस होते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, उन्हें झूठ बोलते हैं, उन्हें रूट लेवल पे क्योर करने की इच्छा ही नहीं रखते, इरादा नहीं रखते, और कुछ भी इधर उधर कर करा के उस प्रॉब्लम से पैसा कमाते हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पैसा कमाते रहते हैं। उस प्रॉब्लम को बोला जाता है, उस बिजनेस को बोला जाता है बैड बिजनेस। तो अगर गुड बिजनेस करने का मौका मिलता है तो ये परमात्मा की नेमत होती है कि हम लोग किसी गुड बिजनेस का पार्ट बन पाए। अब मॉडर्न साइंस के तरीके से भी, पुराना आयुर्वेदिक साइंस के तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्थो प्रॉब्लम को। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। 3 प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं। एक जोड़ों का दर्द होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक रहता है जिसको हम बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस या आरए। उसमें आरए फैक्टर चेक होता है। उसमें भी 2 वेराइटीज आ जाती हैं, जिसको मैं सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर देता हूं। आरए फैक्टर, सूडो आरए फैक्टर। आरए फैक्टर वो होता है जहां आपके सिम्टम्स नजर आए, चीजें हुई, आपने आरए फैक्टर को चेक करवाया और ब्लड टेस्ट में भी आरए फैक्टर आ गया। सूडो आरए फैक्टर वो होता है कि सिम्टम्स सब आरए के होते हैं, जो आपका डायग्नोज कर रहा है उसको पता है कि ये सारे सिम्टम्स आरए के हैं, पूरा रेमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स उभर गए हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट में कभी भी नहीं आता। तो उसको एक तरीके से मेडिकल भाषा में तो और शब्द दिया गया है, लेकिन मैं सूडो आरए बोलता हूं। सूडो आरए मतलब है आरए, लेकिन आरए जैसा वो नहीं आ रहा, ब्लड रिपोर्ट्स में बार बार नहीं आ रहा है। तीसरा फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आरए फैक्टर को ही आम जन भाषा में बोला जाता है गठिया का रोग। तीसरा जो होता है वो यूरिक एसिड है, जिसे हम बीमारी को बोलते हैं गाउट, जो कि यूरिक एसिड से बनती है। कई लोग गाउट को गठिया को भी मिक्स कर देते हैं, कई लोग गठिया यूरिक एसिड को भी बोल देते हैं। तो अगर गठिया बोल रहा है तो बड़ा स्पेसिफिक हमें व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो गठिया बोल रहा है, मालूम नहीं है कि वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहा है या वो बात कर रहा है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो वहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि तीनों बीमारियों का होने का साइंटिफिक रीजन अलग अलग है, आयुर्वेदिक रीजन भी अलग अलग है। मतलब एक को वात बोला जाता है, एक को आम बोला जाता है, और तीसरे को आयुर्वेद की भाषा में गठिया बोला जाता है, यूरिक एसिड की। लेकिन गठिया आजकल रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी बहुत ज्यादा लोग यूज करने लग गए हैं। तो मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूंगा नोमेनक्लेचर की वजह से, अदरवाइज पीपल वुड बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूज्ड। तो बेटर ये है कि अगर ये टर्म्स इंग्लिश में आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, व्हाट इज यूरिक एसिड। हम लोगों के पास उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर कर पाऊं। उससे पहले हमारे को एक चीज को क्लियर करना है। सबसे पहले, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि खाली हमारा प्रोडक्ट बिके। हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि खाली हम लोगों को बीमार करें और उनको इलाज करें। द रिजनाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आज हम आए हैं तो एक पोस्ट और प्री एरा डिफाइन करें कि हम लोगों की प्री से पहले क्या था और इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद पोस्ट एरा क्या आया। अच्छे बिजनेसेस वो होते हैं जिनकी आने के बाद लोग ये क्लियरली डिफाइन कर पाए कि इनके आने से पहले ऐसा होता था, इनके आने के बाद ऐसा हो गया। और अगर हमारे प्री और पोस्ट एरा में डिजीज और डिजीज फ्री इंडिया आ जाए, या केमिकल और केमिकल फ्री इंडिया आ जाए, या केमिकल फ्री वर्ल्ड, केमिकल वर्ल्ड और केमिकल फ्री वर्ल्ड आ जाए, ऐसा अगर कुछ हम लोगों की एंट्री से हो जाए तो बड़ा सुखद होगा। कंपनियां रोज खुलेंगी, प्लान रोज बनेंगे, प्रोडक्ट रोज आएंगे, बहाने रोज मिलेंगे, लोग अपने बिजनेस को, अपने घर को चलाने के लिए सेल्स रोज करेंगे। लेकिन कामयाब वो है कि जिन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया, ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जिसके आने के बाद समाज और संसार प्री और पोस्ट एरा में चला गया। तो उस चीज का बात अलग है, उस चीज का तात्पर्य अलग है। इसलिए हम कोशिश करते हैं
कि हम वो एजुकेट भी कर पाएंगे आगे चल के। भले ही हमारे ऑर्थोप्राश का एक भी पीस ना बिके, जिस दिन हम लोगों के ऑर्थोप्राश के एक भी पीस की जरूरत नहीं होगी, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन। अगर कोई बोलता है कि एक वक्त आएगा कि हम 100 करोड़ ऑर्थोप्राश महीने में बेचेंगे या 10 करोड़ ऑर्थोप्राश बेचेंगे, ये हमारा टारगेट है, तो मैं यहां बात करना चाहूंगा कि हमारा टारगेट उल्टा है। वन डे वी विश इन द रिजनाइन कि हमारा एक भी ऑर्थोप्राश ना बिके, डिमांड ना आए, मतलब सामने से ही डिमांड ना हो कि जी हमें इस प्रोडक्ट की आवश्यकता भी है। एक दिन हम ऐसा दिन देखें, एक दिन हम ऐसा हिंदुस्तान देखें, ये मेरी कामना है। इसीलिए मैं बात को वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से समझने का है। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए सिंथेटिक जो कि हमारे ब्लड की बफरिंग को डिस्टर्ब करे। ये बचने के तरीके थे, ये सबसे पहले वो तरीके हैं कि ना हो। अब हो गए तो क्या होगा? हो गया तो ये रोग 3-4 तरीके की कैटेगरी है, मैं कैटेगरीज बता देता हूं। एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का, साइड की बोन्स का और आसपास के एरिया का इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन आ जाती है, पेन होने लगता है, कार्टिलेज जो है वो गायब हो जाता है, सिमिनल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो खत्म हो जाता है। देसी भाषा में दोनों घुटनों के बीच का ग्रीस सूख जाता है। ये जो 2 हड्डियां हैं और एक इसके बाहर यहां बोन स्ट्रक्चर है, इन तीनों के बीच में कुशनिंग लेयर रहती है, एक चिकनी लेयर रहती है। वो जो चीज है वो हमारे यहां मूवमेंट करती है, और वो मूवमेंट करती है तो हमारे को बिना पेन के मूवमेंट हो जाती है। लेकिन जब घुटनों के बीच में गैप खत्म हो जाता है, यानी ये ग्रीसी लेयर खत्म हो जाती है, तो हड्डियां आके एक दूसरे पे टिक जाती है और फिर बहुत पेन करती हैं। थोड़ी टिकी है तो थोड़ा पेन होगा, कहीं कहीं से है तो कहीं कहीं पेन होगा, पूरा हो जाएगा तो पूरा पेन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है? यूरिक एसिड में 2-3 चीजें होती हैं। पहले यूरिक एसिड बनेगा, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं 3 नेचुरल, कैटालेज, म्यूटेज, डिसम्यूटेज, कैटालेज, डिसम्यूटेज एंड ग्लूटाथियोन। ये 3 होते हैं। ये 3 भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डेली बेसिस पे न्यूट्रलाइज करते हैं। जब तक हम हेल्दी अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैटालेज, डिसम्यूटेज और ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं ऑक्सीडेशन लेवल को। लेकिन जब ये सब अड़ जाते हैं तो लास्ट में आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर काम करता है, लेकिन क्योंकि वो बॉडी को बताना चाहता है कि अब आप लंबे नहीं बचोगे सरकार अगर ये रहा तो, क्योंकि मैं चौथा प्रहरी था, पहले 3 तो ब्रीच हो चुके हैं, इसलिए क्या होता है कि यूरिक एसिड साथ में ब्लड के साथ प्रकृति ने ऐसा रिएक्शन बनाया कि इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ग्रेविटी के साथ नीचे पहुंचते हैं और नीचे जाके हड्डियों के जोड़ों के बीच में जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे। और ना सिर्फ बैठेंगे, ये सुई की तरह पेने होते हैं, पेन की जैसे निब होती है, ये क्रिस्टल्स इतने पेने होते हैं, तो 2 हड्डियों के बीच में जब ये क्रिस्टल आ जाएगा और यहां से यहां पेन की निब होगी और ये हड्डियां एक दूसरे पे आएंगी, तो ये पेन मारेगा, जबरदस्त पेन मारेगा। इसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड का पेन या यूरिक एसिड। जो मैं कल बता रहा था कि डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें चिलेटर्स खिलाते रहते हैं, दोबारा बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी नहीं बनाते हम, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, उस पर तो हम सोचना ही नहीं चाहते कि नेचुरल मेरा एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस वापसी लौटाए। हम क्या करते हैं, यूरिक एसिड बनने दो, एक गोली खा के निकल भी तो रहा पेशाब में, निकलने दो, बनाओ निकाल, बनाओ निकाल। हमने अपने आप को हेल्दी ना रख के हमने अपने आप को फैक्ट्री बना लिया है यूरिक एसिड की, प्रोडक्शन एंड वॉश, प्रोडक्शन एंड वॉश, प्रोडक्शन एंड वॉश। ये हमने अपने आप को फैक्ट्री डेवलप कर लिया है। अब इस फैक्ट्री की डेवलपमेंट में तीसरा जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस, आरए फैक्टर, जो सबसे मुश्किल है। हिंदी भाषा में कॉमनली गठिया इसी को बोला जाता है, आम वात का रोग, जिसमें हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, आयुर्वेद के लिहाज से बीमारी क्या होती है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड में जाके घुसते हैं, और वात जिसको कि हवा को बहना होता था वो ऐसे वापसी घूम के आ रही होती है, तो पूरी बॉडी में जगह जगह पेन होता है और बड़ा भयानक पेन होता है। तो इसलिए फूड का डाइजेशन होना बड़ी मेन है। जिन लोगों को गैस की एसिडिटी रहेगी बाद में उन लोगों को आम वात का रोग हो जाता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये रोग है कि अपनी ही खुद की इम्यूनिटी हम लोगों को खुद ही अटैक करना चालू कर देती है, इम्यूनिटी ही खत्म करना चालू हो जाती है हमारी घुटनों की लाइनिंग को, उसके आसपास के टेंडन्स को,
उस पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मिसगाइड होकर अटैक करता है। इसीलिए ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो आज की तारीख में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में भी हमारी बॉडी को रिएक्ट करना पड़ता है। अब क्या होता है बॉस, इन 3 बीमारियों में रिमेटॉइड अर्थराइटिस का पहले बात करते हैं। लोग पूछते हैं क्या हमारे पास गठिया का इलाज है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज है? रिमेटॉइड अर्थराइटिस का हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है। कई बार बेनिफिट हो जाता है, लेकिन बताया जाता है कि 6 से 8 महीने लगातार कोर्स खाया जाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाया जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो चीजें होती हैं जो सूजन घटाती हैं। जैसे नंबर 1 प्रोडक्ट उसमें हो गया हल्दी, नंबर 2 प्रोडक्ट है ओमेगा 3, ऑर्थोप्राश भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें अगर लगातार खाई जाएंगी, गट में हेल्थ सुधारी जाएगी, प्रोबायोटिक खाया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को कॉन्स्टिपेट ना होने दें, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेट हो गया तो और फूड पार्टिकल सड़ेंगे। जितने फूड पार्टिकल सड़ेंगे उतनी ज्यादा ये बीमारी बढ़ेगी। अगर ये सब करता है तो 6 महीने के दौरान में, 6 मंथ्स में कहीं जाके उसको आराम आना चालू हो जाता है। लेकिन 6 महीने इस आदमी को कभी आराम आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, कभी स्टेबल हो जाएगा, और ये लगातार 2 से 5 साल चलेगा तो भी चांसेस कम ही है। मतलब कि इस बीमारी में अगर आप संपूर्ण इलाज कमिट करें किसी को तो बेवकूफ़ी है। हमारा ओमेगा 3, हमारी हल्दी मैनेज करने में मददगार हो सकती है, लेकिन इलाज में मददगार हो जाएगी इसका 0.01% चांस है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए वी डू नॉट मैन्युफैक्चर डायरेक्टली एनी प्रोडक्ट। सेकंड सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है बॉस, इसमें 3 प्रोसेस पे काम होना है। पहली प्रोसेस क्या है, पहले तो अपनी शरीर की प्रोडक्शन फैक्ट्री को बंद करो। पहले तो सील लगाओ। सील लगाने के लिए क्या है कि बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमारे पास जैसे मैंने कहा सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बैरी जूस है एंटीऑक्सीडेंट में, हमारे पास नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में हल्दी हो गई, फिर हम लोगों का लीवर शॉट्स है जो कि सबसे पहले लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉडी को नुवा है डेली एंटीऑक्सीडेंट कैलमैक्स हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि कैलमैक्स की जरूरत पड़ेगी। हड्डियों पे अटैक हो चुका है तो कैलमैक्स की जरूरत आई जाएगी, वो मैं कल आएगी, क्यों बता चुका हूं, क्योंकि कैल्शियम बोन से ना निकले इसलिए हमने ब्लड में दे देंगे तो वैसे ही ब्लड का बफर मेंटेन रखेगा। तो कल के कैलमैक्स के बाद आज मैं दोबारा टॉपिक को दोहराना नहीं चाहूंगा, इसलिए पुराने टॉपिक पढ़ के रखिए ताकि मेरी बातों को भी रिलेट कर सके, वो एक दूसरे सेशन से जुड़ी ही रहती हैं। तो यूरिक एसिड में सबसे पहले प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद करनी है। प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद करने के लिए सबसे पहले लीवर की हालत सुधारनी है। लीवर को डिटॉक्स करिए, लीवर को पावरफुल करिए, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दीजिए। हल्की उबली हुई सब्जियां खाइए। हल्की उबली हुई सब्जियां मतलब उबाल के मिर्च मसाला डाल के, लेकिन हर चीज उबली हुई हो, मतलब ग्रेवी की और उनकी चीजें ना हो। हल्का उबला हुआ चीज होगा तो क्या होगा कि लीवर को आराम मिल जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा बॉडी में सप्लाई होता है। ऐसे टाइम पर रोटी थोड़ी सी कम खाई जाए तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, नया बनना बंद हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना, जो ब्लड में उसको वॉश करना है। ब्लड में वॉश करना है तो जैसे मैंने बता दिया, नुवा ले लिया, बेरी जूस ले लिया, कैलमैक्स ले लिया, तो यूरिन में इसको वॉश करना चालू करेगा ताकि और डिपॉजिट ना हो। अब थर्ड चीज है, अब लोग पूछते हैं आराम कितने दिन में आएगा। भैया फैक्ट्री बंद होने में तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे, आउटलेट होने में, बाहर निकलने में पहले दूसरे दिन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। लेकिन आपका आराम से मतलब है कि मेरी हड्डियों के बीच में दर्द कब खत्म होगा। दर्द खत्म करने के लिए मुझे वो यूरिक एसिड्स पहले घोलने हैं, धीरे धीरे ब्लड में घुलेंगे। नया पहले बनना बंद होगा 15 दिन में। 15 दिन के बाद जब नया बनना बंद हो जाएगा तो बॉडी में चीजें जाएंगी, फिर यूरिक एसिड के बने हुए को घोलेंगे, फिर वो ब्लड में आएगा, फिर यूरिन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, यूरिन में जाएगा। हमें नहीं पता है कि आपने कितने मोटे क्रिस्टल जमा रखे हैं। जब वो क्रिस्टल्स पिघल जाएंगे तब जो है आपको आराम आएगा। नॉर्मली टाइम होता है 2 से 3 महीने, 45 दिन मिनिमम टाइम होगा। अब उनको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको निकालने के लिए हमारा एक शॉट है एडवांस, हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट एक आता है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका हल्के गर्म पानी में सुबह 2 चम्मच डाला जाए, घोल लिया जाए,
और 1 ग्लास पानी में डायरेक्ट ना पिया जाए, गला काट देगा पूरा सिरका। 1 ग्लास पानी में डाला जाए और डालने के बाद उसको घोला जाए। घोल के अगर गले में लग रहा है तो थोड़ा शहद डाल लिया जाए। वो डेली सुबह आप पीना चालू करेंगे तो 45 दिन में घुल के बाहर निकलना चालू हो जाए, इसकी गुंजाइश हो जाती है। तो ये एक चीज है जिसमें यूरिक एसिड में, तो मैंने ये मुद्दा भी ले लिया, इसको भी क्लोज है। अब आते हैं बॉस अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऑस्टियो अर्थराइटिस पेन के ऊपर, ना कि जोड़ों के दर्द के ऊपर। हमारा ऑर्थोप्राश काम करता है केवल और केवल ऑस्टियो अर्थराइटिस पे, बाकी 2 में थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वात की बीमारी बताई जाती है, तो वात की बीमारियों में एयर को रिलीज करेगा तो शुरुआत में कई बार पेन बढ़ता भी है। वात जब रिलीज नहीं हो पाती तो जब भी हम ऑर्थोप्राश लें तो थोड़ी सी चिकनाई अपनी डाइट में बढ़ा लें, क्योंकि जब भी वात निकलेगी और चिकनाहट नहीं होगी तो वात रिलीज नहीं हो पाएगी नसों में से, इंटेस्टाइन में से, वो फंसी की फंसी रह जाएगी, जोड़ों में दर्द बना रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्टिलेज रीबिल्ड करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने इस पे काम किया। हम लोगों का ही क्यों, देखिए ऑर्थो पेन को बड़े लंबे टाइम से टारगेट कर रही है एलोपैथिक, फूड सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, एमएलएम कंपनीज भी कर रही हैं, लेकिन वो टारगेट किसके थ्रू करते हैं? उस मॉलिक्यूल का नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामिन सल्फेट। कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाता है एमएसएम, आजकल डाल दिया जाता है करकुमिन। इन 3 चीजों के थ्रू टारगेट किया जाता है। जो कुछ अच्छी कंपनी है जिनमें बुद्धि आ गई है और जिनको ये पता लग गया कि हमारे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है, वो वाइटेक्स निगेरो डालते हैं जिसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, विटामिन सी का सोर्स। कुछ लोग रोज हिप एक्सट्रैक्ट डालते हैं, जो गुलाब का फूल होता है उसके नीचे जो हरे रंग का बेड होता है उसका रोज हिप बोला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट, वो भी विटामिन सी के लिए ही डाला जाता है। यानी विटामिन सी का कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट डालने लग गए। अब ग्लूकोसामिन सल्फेट है क्या? ग्लूकोसामिन सल्फेट होता है हड्डियों का चूरा, मतलब प्योर हड्डियों का चूरा। जो लोग नॉनवेज खा के हड्डियां फेंक देते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग होती है इसकी हैदराबाद के अंदर, या जो लोग बकरों की हड्डियां फेंक देते हैं, मुर्गों की हड्डियां फेंक देते हैं, इन हड्डियों को हैदराबाद में इकट्ठा किया जाता है। जो थोड़ा बहुत मांस होता है उसको उखाड़ा जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद इनको पानी में उबाल के साफ किया जाता है, उसके बाद इन हड्डियों का चूरा बनाया जाता है। हड्डियों के उस चूरे को नाम दिया जाता है ग्लूकोसामिन सल्फेट। अब इंसान मांस मुश्किल से पचा पाता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और खाने को हड्डियां दे दी जाए, हड्डियों का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, चाहे वो आधा ग्राम ही दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो पचाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोसामिन सल्फेट क्यों दिया गया? बड़ी सिंपल साइंस लगाई गई कि अगर हड्डियों के मिनरल्स और कार्टिलेज पूरा करना है तो डायरेक्टली हड्डियां ही खिला दो, क्योंकि उसमें वो सारे मिनरल्स होते हैं। बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उसको तोड़ ही लेगी, मेटाबॉलिज्म से उसको ब्रेक कर ही लेगा। ये सिंपल साइंस लगा दी गई थी। मतलब ये खरबों की R&D थी कि किसी आदमी ने इतनी बुद्धि लगाई कि हड्डियों में से जो मिसिंग है वो हड्डियां खिला दो, वो उन हड्डियों में होगा तो वहां से हो जाएगा। तो इस पे ही बड़े साल खर्च हुए थे। मतलब हम लोगों ने बेवकूफी में गन्नों से गुड़ बना लिया और उन्होंने समझदारी में हड्डियों के बदले हड्डियां खिला दी। कितना गजब का फैक्टर है वैसे देखा जाए तो, बहुत अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ माई साइंस। ऐसी साइंस पे तो मैं गर्व करता हूं और ऐसी साइंस के फॉलोअर्स पे भी गर्व करता हूं। लेकिन परेशानी क्या हुई कि ये हड्डियां पचती नहीं है। मेटाबॉलिक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो लोग ग्लूकोसामिन सल्फेट खाते हैं वो देखते हैं उनको गैस बहुत बनती है, या ऐसे जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट खाने से उनको बाद में एसिडिटी बहुत बनने लग गई। मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा था। मतलब एक 500 mg मटेरियल भी मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। आयुर्वेद में हम भी बोलते हैं कि बहुत 10 ग्राम 20 ग्राम की डोज कई बार मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी इतनी इक्विप्ड नहीं होती है, लीवर इतना इक्विप्ड नहीं होता। लेकिन ग्लूकोसामिन सल्फेट तो 200-250 mg भी मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। अब वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट थे उनकी शुगर जंप करती है, उनकी शुगर जंप करने लग गई, उनको शुगर रहने लग गई। जब उनको शुगर रहने लग गई तो उन लोगों को समझ आया, तो बाद में क्या किया गया, एक सेफ प्रोडक्ट बनाया गया। वो सेफ प्रोडक्ट क्या है? वो सेफ प्रोडक्ट है कोलेजन पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन।
लेकिन इस बार भी ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन हड्डियां पचाने से बहुत आसान है, बॉडी इजीली पचा लेती है, लेकिन इस कोलेजन पेप्टाइड का जो सोर्स है वो भी नॉनवेज ही रहेगा। हाँ, उतनी दुर्दशा से नहीं होता, लेकिन हाँ, जो कार्टिलेज है उनके बीच के अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके सिंथेटिकली कोलेजन पेप्टाइड बना दिया गया है। तो कोलेजन पेप्टाइड जो है वो अच्छा सेफ हुआ, लेकिन डाइजेस्ट भी होने लग गया। लेकिन परेशानी ये आई कि कोलेजन पेप्टाइड का जो सिंथेसाइजेशन है उसके बावजूद भी कम से कम 25-30% लोगों को ही आराम आ पाया, बाकी लोगों को कोलेजन से भी आराम नहीं आया। आयुर्वेद में बड़ी सारी चीजें इसके लिए बताई गई हैं, बड़े सारे हैं, जिसमें परिजात है, हम लोगों के इसमें बबूल है, बबूल की फली है, देन आपका सबसे बड़ा चीज जिसे हम बोलते हैं शलाकी, बोसेवेलिया सेराटा, वो बड़ी कमाल की चीज है। शिलाजीत है, विटामिन सी का सोर्स निर्गुंडी है, एक और भी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काजल की तरह, जब आप यूज करते हैं तो उस मटेरियल को निकाला जाता है, तो वो भी इसमें बड़ा काम की चीज है। अभी मैं जस्ट उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग। तो ऐसी वो भस्म होती है एक प्रकार की। उसके बाद स्वर्ण भस्म है, बड़ी सारी चीजें हैं जो जॉइंट्स के पेन के लिए बड़ी सारी आयुर्वेद में अच्छी बताई गई थी। उन सारी चीजों को मेटाबलाइज करके हम लोगों ने ऑर्थोप्राश बनाया, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कड़वा इसलिए शुगर को भी कंट्रोल करता। हमने ये भी ध्यान रखा कि लीवर ज्यादा पावरफुल नहीं होता, तो लीवर को डिटॉक्स कर सके, ऐसे इंग्रेडिएंट भी इसमें यूज किए हैं। और हमारा स्पेशली फोकस है कि कार्टिलेज रीबिल्ड हो जाए। हम पहले ही बोलते हैं कि जिस आदमी ने 20 दिन में ये बोल दिया, पहले 20 दिन की डोज देते हैं, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम दोपहर को, खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ। मैं दोबारा रिपीट बोल रहा हूं, ऑर्थोप्राश का सुबह और दोपहर, शाम नहीं हो सकता है, सुबह और दोपहर खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध के साथ। दूध के साथ नहीं लेंगे तो एसिमिलेशन इसका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए फोकस करा कि हमारा फोकस यह है कि कार्टिलेज रिबिल्ड हो, ना कि हम टेम्परेरी सॉल्यूशन करें। हम कार्टिलेज रिबिल्डिंग का सॉल्यूशन चाहते थे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिसको 20 दिन में अगर 10 से 20% का आराम आता है, आदमी इससे ज्यादा नहीं आएगा, चमत्कार नहीं है ये कोई, 10 से 15% का भी अगर आराम आ जाता है और आदमी बोलता है कि हाँ 19-20 का फर्क तो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डेली 1% का डिफरेंस आता है। और कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने खा लेता है, 5 बोतल हम मिनिमम बोलते हैं, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मुझे घुटनों में दर्द नहीं है, तो हम लोग कोई पेन किलर या स्टेरॉइड नहीं डालते हैं। जिस दिन आप बोलते हैं कि मेरे घुटनों में अब कोई दर्द नहीं रहता, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, अब मूवमेंट फ्रीज नहीं है, मुझे टेंडरनेस नहीं है, और आप जाके हॉस्पिटल में एक्सरे में भी चेक कराएंगे तो आपको कार्टिलेज दिखेगी। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई पेन किलर दे दिया है या सुन कर दिया है या स्टेरॉइड डाल दिया है, उसके बाद आपको वहां पर दिखेगा, और उसके बाद आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी आपको लंबे टाइम इससे आराम रहेगा। इस चीज पे हमारा फोकस था। वात को निकालने के लिए और अच्छी चीजें होती है, तेल जो हम फ्यूचर में हो सकता बना के दे दें, लेप दे दें, घुटनों पे लगा लिया तो इमीडिएटली वात रिलीज हो जाती है, तो इमीडिएटली पेन रिलीविंग आ जाती है। तो ऐसे में किसी अच्छे घुटने पे तेल लगाएंगे, तिल का तेल या किसी चीज का, तो वो भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये था मतलब जोड़ों के दर्द का मोटा मोटा हमारा। इसके साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो हल्दी जॉइंट पेन में सपोर्ट करेगी ऑर्थोप्राश को। एक और प्रोडक्ट जो इसके साथ कमाल का हम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम अपना ओमेगा 3 कैप्सूल, क्योंकि ओमेगा 3 हाईएस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ पाया जाता है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इकोसा पेंटोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। एक हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, एक हमारी बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। डीएचए हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी मॉडर्न चाइल्ड न्यूट्रास्यूटिकल आप देखेंगे तो उन सब में डीएचए होगा। डेली खाने की सलाह दी जाती है, दी भी क्यों जानी चाहिए। हर बीमारी की जड़ में, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द में तो मैंने बता ही दिया, आप ओमेगा 3 के साथ उसको कंबाइन करके रिजल्ट बढ़ा सकते हैं, हल्दी के थ्रू रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट है। लीवर को ठीक करना हो, आपको इंटेस्टाइन को ठीक करना है, बड़ी सारी चीजों में जो है वो काम हो जाता है।
ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट क्यों है सर? क्योंकि ना सिर्फ जोड़ों के दर्द बल्कि हर मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज का जो जड़ है वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सेल्स की सूजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, वो इंसान कमजोर ही कमजोर पड़ता चला जाता है। फैटी लीवर है जिसको हम बोलते हैं, वो लीवर में सूजन होता है। हार्ट की आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेम्ड आर्टरीज, हार्ट अटैक में वो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आएगी तो खून नहीं बह पाएगा। ब्लड प्रेशर में भी सेम होता है कि हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं इसको। सोरायसिस है, एक्जिमा है, उसको भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही बोला जाता है। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं उनमें हल्दी और ओमेगा 3 ये दोनों प्रोडक्ट गजब का काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में और अच्छा काम करते हैं। जैसे मैंने तेल बताया था, तो तेल भी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है डीएचए का कंप्लीट नाम श्रीचंद भारती जी, मैं उम्मीद करता हूं आप जगह जगह दोहराएंगे, मैं टेक्निकली दोहरा देता हूं। डीएचए सर डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ईपीए एकोसा पेंटोनिक एसिड, डीएचए डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। तो ये टेक्निकलिटी जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपको सवाल कोई दोहराएगा नहीं। तो ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी कब है? जब ये नेचुरल हो। अननेचुरल तो ये भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, सिंथेटिक तो ये भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे को नेचुरल फॉर्मेट खाना था। जब हम लोगों को नेचुरल फॉर्मेट में लेना है, तो ना ये इनका सबसे बड़ा रोल क्या है, जब हमारे बुजुर्ग कोई स्वीडिश बनाते थे या हमारे यहाँ कोई भी मीठे की चीज बनेगी, तो आप देखिएगा वो उसमें फैट का एडिशन कर देते थे, देसी घी डाल देते थे, और वो बड़ा जोर देते थे कि मिठाई बनाओ तो देसी घी में बनाना, फैट में बनाना। फैट में क्यों बनाना? क्योंकि फैट किसी भी चीज को, अगर हमारा इंटेस्टाइन लुब्रिकेटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छा है, तो उसमें से हर चीज सस्टेन्ड रिलीज जाएगी। यानी जैसे जैसे शरीर पचा सकता है, धीरे 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 हमारी बॉडी में उसको सस्टेन्ड रिलीज करेगा। सस्टेन्ड रिलीज करेगा, तो सस्टेन्ड रिलीज करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज मेंटेन रहने लग जाएगी, क्योंकि एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फैट का एक रोल सीधा सीधा डायबिटीज में आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो हाईएस्ट है। बीच में हम लोगों को विलेन बना दिया गया, फैट को विलेन बनाया गया। ध्यान से देखिएगा क्या किया हम लोगों को, बड़े सिस्टमेटिकली फैट को विलेन बनाया गया कि फैट को खाने से ही सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि किसी ने नहीं बताया कि लीवर का फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। लीवर ही गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है। पहले तो लोगों के फैट छुड़वा दिए, फैट छूट गए तो थायराइड जैसी बीमारी आ गई, घुटनों के दर्द आ गए, और भी कई बीमारियां जो फैट से कनेक्टेड है। अभी थोड़ा सा बात करूंगा उसके ऊपर। बाद में इसी साइंस ने बोल दिया कि नहीं नहीं, अगर ओमेगा 3 खाओगे, ओमेगा 3 भी एक फैट ही है, लेकिन ओमेगा 3 खाओगे तो उल्टा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। इस पर रिसर्चेस भी हो गई, ओपन भी हो गए। अरे तो हम तो पहले से ही बोलते हैं कि संसार में जितनी स्पेसिफिक बात तुम करते हो उतनी है ही नहीं। इस संसार में इधर गुड है और बैड है, और वो सोर्स पे डिपेंडेंट है कि किस सोर्स से, किस प्रोसेस से लिया गया, उस पर डिपेंडेंट है। आयुर्वेद तो पहले से ही बोल रहा है कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड, देयर इज वॉर बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक तो आप लेके आए कि बैक्टीरिया मारो। हम तो पहले से ही ऐसी प्रोसेस डेवलप करते थे कि गुड बढ़े और बैड मिटे। हम लोगों ने तो इस बैलेंस को कभी से तवज्जो दिया है। हमने तो कभी नहीं बोला कि वात से बीमारियां फैलती हैं, कफ से फैलती है। आयुर्वेद ने तो वही बोल दिया था कि वात, कफ, पित्त का बैलेंस हेल्थ और इम्बैलेंस बीमारियां हैं। हमने तो पहली तवज्जो ही आज से 7,500 साल पहले से ही बैलेंस को दे रखी है। हम तो चीज गुड फैट, गुड शुगर, बैड शुगर, गुड थिंग, बैड थिंग, हम तो सबसे पहले गुड और बैड को डील करते आ रहे हैं। पहले बोल दिया कि फैट को जीरो कर दो, फैट मत खाओ। लोगों ने सूखी रोटियां खाई, खाली उबली हुई सब्जियां खाई और मॉडर्न डाइट कर ली। फैट से ऐसे बच के भागे कि फैट ना हो, भूत हो। फैट खाना बंद कर दिया, डाइजेशन ने दामन थाम लिया, इनडाइजेशन ने। कॉन्स्टिपेशन आपका परम मित्र बन गया। अब लोगों का रॉ मटेरियल तो जमा हो जाता है, बड़ी आंत में भूसा तो चला गया, लेकिन अब भूसा स्किड नहीं होता। स्किड कहां से होगा? सब कुछ तो खुरदरा है।
मतलब हम पढ़े लिखे लोग ये बेसिक साइंस ही भूल गए कि अगर भूसे के ढेर को किसी खुरदरी चीज पे चलाओगे चलेगी थोड़ी ना, उसको चिकनाहट चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को मित्र बनाने से पहले सोच लेते। लोगों ने सोचा कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, फैट खाना ही बंद कर दिया। आप मोटे तो मुझे पता है नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर में बोल देते हैं कि दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। और साइंस में मैंने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन इज सेकंड ब्रेन, गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि पहले ब्रेन में भूसा भरा पड़ा है, लेकिन दूसरे में भर जाता है। दूसरे में भूसा ठुका रहता है, निकलता ही नहीं है भूसा। निकालने के लिए फिर वो कायम चूर्ण लेते थे, बाकी वो भी अब बेचारे कहां तक काम करेंगे, स्टिमुलेट कर करके हाथों को परेशान करके धक्के मार मार के भूसा निकाल दिया। ये नहीं पता कि अपनी हाथों के साथ क्या कर रहे हैं हम। बाद में वो कॉन्स्टिपेशन किसी से भी ठीक नहीं होके देता, फिर धक्के खा के पड़ते हैं कि हम तो कायम चूर्ण और यूज कर लिया। तो जो भी चीज है, तो संजीव जी सवाल सर बाद में, सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो बाद में हम लोगों ने ले लिया, इन चीजों को समझ लिया। अब कॉन्स्टिपेशन को परम मित्र बना के बैठ गए। निकालने का तरीका क्या लिया? त्रिफला, कायम चूर्ण, फैट पे नहीं जाएंगे लौट के, मरते मर जाएंगे। फिगर 0 मेंटेन करेंगे। 0 फिगर में चाहे 50 किलो में से 15 किलो वजन बड़ी हाथ में भरे भूसे का हो, चाहे वो निकलता ना हो, लेकिन 50 किलो। उसके बाद उन महान हस्तियों ने ये नहीं ध्यान दिया कि फैट अगर गुड और बैड होता है, और बैड होता है तो ये जो आंखें बनी हुई है सारा फैट है। ये जो नसों का लचीलापन है ये ड्यू टू फैट है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से तो आया नहीं है। बॉडी के मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट तो फैट है। तो भैया नसें जो हैं प्लास्टिफाई हो गई, फिर बीपी बढ़ने लग गए, क्योंकि नसों में चिकनाहट नहीं रही, परत नहीं रही। घुटनों के बीच जो हड्डियां चलती हैं वो चिकनाहट में चलती है, उसको भूल गए। आप ये भूल गए कि ब्रेन सिर्फ एक चीज का बना हुआ है, वो फैट विद वाटर है। वाटर और गुड फैट के कॉम्बिनेशन से तो ब्रेन बन जाता है। आप भूल गए कि आपकी दम दमाती स्किन के पीछे अगर कुछ है तो फैट है। अब गुड फैट को तो हम लेना सिरे से दरकिनार कर गए। हम तो फंस गए फैट की गेम में। हमारी डिग्रियां हावी थी हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि हावी थी। डॉक्टर्स ने बोला कि फैट डिपॉजिट हो गया, तो हमने कहा हम फैट एलिमिनेट ही कर देंगे। गुड और बैड में हम नहीं जाते, हम इतना सोचते ही नहीं है। हमने जो मैथमेटिक्स में एक्सेस पढ़ी थी, एक्स वाई और जीरो, वो नहीं करते हम। मैं कई लोगों को पहले भी बोलता हूं कि आप अच्छे नहीं है, तो बोलते इसका मतलब हम बुरे हैं। अरे कलेश ही वहां से शुरू होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि एक्स की एक्सेस खत्म होगी तो नेगेटिव में जाने से पहले जीरो पे आके टिकेगी। क्या पता आप जीरो पे स्थिर हो, जीरो पे टिके हो सकता है आप नेगेटिव ना हुआ लेकिन पॉजिटिव ना बचे हो। अरे भाई उसने, डॉक्टर ने बोला कि फैट की लेयर जम गई, बोला फैट एलिमिनेट, फैट हटा दो, मिटा दो, इस फैट को मिटा दो, फैट कॉन्स्टिपेशन पालो बढ़ती हुई शुगर। क्योंकि भैया सस्टेन्ड रिलीज का काम तो फैट ही कराएगा, आप कहीं पर भी पढ़ लेना। अब सस्टेन्ड रिलीज, क्योंकि हाथों में फैट की कोई लेयर बची नहीं, तो शुगर एकदम से बॉडी में लोड हो रही है। सूखी रोटी खा के देखो और चुपड़ी हुई रोटी खा के देखो, 3 दिन खा के देखो, डायबिटीज में बढ़ी हुई शुगर अपने आप बता देगी कि सूखी रोटी से ज्यादा बढ़ती है कि चुपड़ी रोटी से ज्यादा बढ़ती है। चेक करो एक बार। मैं ये भी बताऊंगा कि वो बैड फैट हमारी डाइट में आया कहां से, वो बैड फैट हमारी डाइट में शामिल कहां से हुआ। खाली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 दिखाया, लेकिन ये दिखा दिया और ये नहीं बताया कि नेचुरल है या अननेचुरल है। भाई साहब, लोगों के दांत टूट जाते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल सेम बना हुआ दांत लोग दिखाते कि ये भी एक दांत है डेंटिस्ट, वो सेम लगाने से क्या काम कर लेता है क्या? हार्ट नेचुरल धड़कता है, उसकी जगह पेसमेकर लग जाता है, तो मनुष्य का बना हुआ हार्ट सेम काम करता है क्या? पैर कट जाता है और लोग क्रैच डाल देते हैं, तो वो पैर जो कुदरत ने दिया था और ये पैर जो है सेम काम करता है क्या? नेचर ने हार्ट को कई बाईपास दिए हैं, नेचर खून बहाती है और हम आर्टिफिशियल बाईपास करा लेते हैं, सेम काम करता है क्या? तो वो भले ही होगा कैल्शियम फॉस्फोरस का बना दांत, लेकिन वो चीज जो है वो उसका काम नहीं कर सकती नेचुरल का। राइट? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गुड बैड नहीं दिया। हमें बता दिया कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमने अगला सवाल ये भी नहीं पूछा
कि नेचुरल है या नहीं है। हमें बता दिया गया तेल बस खाओ, हमने ये भी नहीं पूछा नेचुरल है नहीं। बोले इसमें ओमेगा 3, 6, ओमेगा 9 ज्यादा है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ओमेगा 3 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेयर करेगा? नहीं करेगा। हॉट प्रोसेसेस के ऑयल यूज करे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज नहीं करे। तो कोल्ड प्रेस्ड हॉट प्रेस्ड आज क्यों चल पड़े? रीजन बीइंग अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आज दोबारा से चीजें लौट कर आ रही हैं। अरे ब्रेन हमारा फैट का बना हुआ है, हमारी स्किन फैट की बनी हुई है, हमारी आर्टरीज में फैट होता है जिसपे खून चलता है, हमारी नसों में फैट का योगदान है, हमारे कॉन्स्टिपेट ना हो उसमें फैट का योगदान है, हमारे लीवर पे फैट है, हमारा लीवर गुड कैलेस्ट्रॉल करता है, गुड कैलेस्ट्रॉल फैट है जो बेड को रिमूव करता है। तो हमारे को खाने के सोर्स ठीक करने थे, गुड और बैड। हमारी आंखें फैट की बनी हुई हैं, इतनी सारी चीजें, घुटनों पे फैट है, लेकिन उस फैट को हमने एलिमिनेट कर दिया। और ये जो गुड फैट है ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन गुड फैट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल होगा। जब वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो उसमें चेक होना चाहिए कि ओमेगा 3, 6, 9 कितना है। रिवर्स नहीं होगा कि ओमेगा 3, 6, 9 हो गया तो एंटी माइक्रोबियल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब किचन के ऑयल से, जो मैंने कहा था कि पहले कोई नहीं बोलता कि क्या है क्या नहीं है, हमारे को बैड फैट खिला दिया गया। जब हमने ओमेगा 3 ऑयल बनाया हमारा, तो हमने कॉम्बिनेशन डाला नेचुरल अलसी का और कलौंजी का। हमने सिंथेटिक नहीं दिया जैसे बाकी लोग देते हैं या फिश से निकाल के सिंथेटिक देते हैं। हमने नेचुरल ओमेगा 3 दिया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के थ्रू। और कलौंजी तो जैसे कुरान में बताया भी गया है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। ब्लैक सीड ऑयल मतलब बालों में लगाते हैं तो बाल झड़ने में भी इलाज है, गैस एसिडिटी में अच्छा इलाज करता है कलौंजी का तेल, आपका सेक्सुअल पोटेंसी में बड़ा अच्छा काम करता है, स्टेमिना में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जबरदस्त है, सूजन उतारने में मददगार है, सस्टेन्ड रिलीज में मददगार है। और ऐसे बड़े सारे टेस्टिमोनियल हमारे आए भी हैं। ओमेगा 3 में मैं बात करना चाहूं तो आई कैन टेक 1 आवर एंड सो मोर। मतलब आज तक वर्ल्ड में जितनी रिसर्चेस ओमेगा 3 पर हुई हैं उतनी सेकंड किसी पे नहीं हो रखी। आज गूगल ढूंढेंगे तो ओमेगा 3 की रिसर्चेस से लोगों को भरा पड़ा होगा। जो लोग फैट बर्नर खाते हैं आज भी गूगल कर लीजिएगा, उनको हार्ट अटैक का, पैरालिसिस का, हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज पे से फैट उतर जाता है, ब्रेन में से अगर थोड़ा भी फैट निकला तो ब्रेन मेल फंक्शन कर जाएगा। अभी पीछे दिल्ली में एक केस था कि वो बंदा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा जी इसके ब्रेन के डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है। मैंने कहा इन्होंने फैट बर्नर खाया था क्या? तो जिस बंदे का केस था उन्होंने कहा नहीं जी फैट बर्नर नहीं खाया था। मैंने कहा जी इसने फैट बर्नर खाया। उनके घर पे बात हुई, मधु की टीम से केस था, और लास्ट में फाइंडिंग यही आई कि उस व्यक्ति ने ब्लैक मांबा करके फैट बर्नर खाया था। फैट बर्नर मींस वो गुड और बैड नहीं देखेगा क्योंकि नेचुरल नहीं है, वो सब जगह से निकालेगा। फैट बर्नर में यूज होता है अफेडेरा और बिटर ऑरेंज। यूएस से आने वाली ये फैट बर्नर जिम सप्लीमेंट्स में दुनिया जहान का बिकता है, हमारे देश में बिकता है, लोग मोटापा कम करने के लिए ले लेते हैं। और इसके सबसे बड़े नुकसान है यूएस में तो ये कैटेगरी इवन बैन है। यूएस में बैन है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के लिए वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और गूगल पे कोई भी कर सकता है एफेडेरा इज बैंड इन यूएस और नॉट, और एफेडेरा एंड बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट इज हाउ मच डेडली, तो बता देंगे कि हार्ट अटैक और ब्रेन मेल फंक्शनिंग कंपलसरी है, जिसको हमारे यहाँ के ज्यादातर अनपढ़ और बेवकूफ जिम ट्रेनर ये बोल के दे देते हैं कि खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैट बर्नर्स आर गुड फॉर हेल्थ। ऐसे जो आदमी इन चीजों को प्रमोट कर सकता है उसका तो रिक्वेस्ट है कभी कुछ भी मत मानिएगा। मतलब जिसको इतनी अकल नहीं है, ब्लैक मांबा जैसे या ब्लैक सप्लीमेंट्स की अकल नहीं है, उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है। जो यूएस में बैन है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही हमारे यहां के लिए होती है। तो गुड फैट जरूरी है और बैड हटाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन बैड को बर्न किया जाना चाहिए एक्सरसाइजिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू, गुड फैट खा के, ना कि फैट बर्नर खा के, ना कि लिपोसक्शंस करा के, ना कि आधा पेट कटवा के। ये सब बेहद और जाहिल तरीके हैं फैट बर्निंग के, ये कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। तो गुड फैट जो है उसको बनाने के लिए हमने अपना ओमेगा 3 बनाया था, विच इज मेड आउट ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऑफ अलसी, फ्लैक्स सीड्स एंड आपका कलौंजी। इन दोनों के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बनाए, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एंटी इन्फ्लेमेशन में,
डिजीजेस में, पेन किलिंग में, स्किन क्योंकि बनी हुई है, हेयर्स, नेल्स की स्मूथनेस, वरना नेल्स सूख जाते हैं, तो इन चीजों में मददगार होगा। और 1 ग्राम का डोज पर कैप्सूल है, कोई देता है 300 mg, कोई 400, कोई 500 mg। तो हमारा 500 mg से साइज में एक कैप्सूल डबल है, डबल से भी ऊपर है। और हम इसके साथ में विटामिन डी, अल्फा टोकोफेरोल डालते हैं ताकि ये सड़े ना। तो ये बड़ी इसकी कामयाब चीजें हैं, प्योर नेचुरल सोर्स है और तरीके से है। बाकी तो जैसे मैंने बता दिया कि रोल आप पूछेंगे तो नसों को इलास्टिक करना हो तो इसका रोल आएगा, ब्लड प्रेशर में आएगा, ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आएगा, आई हेल्थ मेंटेन करनी है, लंबा आप चाहते हैं कि आई ड्राई ना हो, आपका ऑप्टिकल नर्व ना सूखे और आपके यहाँ पे कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन हो गया है तो उसमें यूज हो सकता है, बेटर स्किन में, सोरायसिस में, एक्जिमा में, स्किन प्रॉब्लम्स में, इनमें बड़ा यूज हो सकता है। तो ये सारे बड़े सारे इसके यूज हैं जो हम कर सकते हैं। वात रोग में, हर प्रकार के वात रोग में काम आएगा, क्योंकि ऑयल और वात रोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। दिन का 1 कैप्सूल से 3 कैप्सूल की डोज हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अगर आप नेचुरल हेल्दी रहने के लिए खा रहे हैं तो अ कैप्सूल अ डे इज मोर देन एनफ।